हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस। और क्लास 6 साइंस में हम पढ़ रहे थे चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया था अपने लास्ट लेक्चर में। तो आज हमें करने हैं इसके क्वेश्चन आंसर। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन आंसर्स को हम अपने लास्ट लेक्चर में भी कर चुके थे, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम आज करेंगे। चलिए, तो देख लीजिए, लास्ट लेक्चर में ये क्वेश्चन आंसर्स हम कर चुके थे। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छनाई और निस्पंदन के बीच अंतर बताइए। तो दो प्रोसेसेस है हमारे पास यहाँ पर, एक है छनाई और एक है निस्पंदन। तो दोनों में हमें बताना है इनके बीच में अंतर क्या है। तो चलो, तो छनाई यानी कि इसमें होता क्या है, जाली का उपयोग करके बड़े ठोस कणों को अलग करना और सूखे ठोस पदार्थों जैसे आटा के लिए उपयोग किया जाता है। तो छनाई हम जानते हैं, जिसे हम सीविंग भी कहते हैं। तो इस प्रोसेस में होता क्या है, इस तरीके की हमारे पास ऐसे कुछ सीव होती है, जिसमें छोटे 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 पोर्स होते हैं, ठीक है, छेद होते हैं। यानी कि अब इस छन्नी में, ठीक है, सीव जिसे हम कहते हैं, तो इस सीव में क्या किया जाता है, इस सीव में जो भी हमारा मिक्सचर है, एक कंपोनेंट दो कंपोनेंट जो भी है, तो वो डाला जाता है। फिर इसे हिला करके जो है, जो हमारे छोटे पार्टिकल्स हैं वो नीचे आ जाते हैं और जो बड़े कण हैं वो ऊपर ही रह जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि सिंपली छोटे कणों को बड़े कणों से अलग किया जा रहा है। अब जैसे आपने सीविंग का उपयोग देखा होगा, घरों में कई बार किया जाता है या डेली भी किया जाता है। तो आपने अपनी मदर्स को देखा होगा कि कैसे जब भी वो रोटी बनाते हैं तो आटा जब लगाते हैं, ठीक है, आटा गूंथते हैं, तो उससे पहले आटे को जो है छन्नी से छान लिया जाता है, जिससे कि आटा तो नीचे आ जाता है और जो छलनी है ऊपर, उस पे जो है भूसे के पार्टिकल या थोड़े जो बड़े पार्टिकल्स हैं या कुछ गेहूं के टुकड़े हो सकते हैं, ये जो भी बड़े बड़े जो भी पार्टिकल्स हैं वो ऊपर रह जाते हैं और जो आटा है, बारीक पार्टिकल्स हैं, वो छलनी से छन करके नीचे की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। तो ये है प्रोसेस सीविंग की या छनाई की। अब बात करते हैं निस्पंदन क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है। निस्पंदन यह प्रक्रिया छोटे छिद्रों वाले फिल्टर पेपर का उपयोग करके अघुलनशील ठोस पदार्थों को तरल पदार्थों से अलग करती है। इसका उपयोग तरल ठोस मिश्रणों जैसे चाय के लिए किया जाता है। अब निस्पंदन ये जो प्रक्रिया है, इसमें छोटे छिद्र वाले फिल्टर पेपर का उपयोग करके जो अघुलनशील ठोस है, अघुलनशील ठोस यानी कि इसका एग्जांपल एक देख लेते हैं। यानी कि अगर हमारे पास है जल और रेत का मिश्रण, ठीक है, तो ये कैसा है, इनसॉल्युबल, यानी कि अघुलनशील। ये कैसा है, हमारा अघुलनशील मिक्सचर है या अघुलनशील है, ठीक है। इसमें रेत जो है वो घुलता नहीं है ना पानी में, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, एक फिल्टर पेपर की मदद से उसमें ये मिक्सचर जो है वो डाला जाता है, जिसमें फिल्टर पेपर में जो रेत के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर रह जाते हैं और पानी पानी नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये भी एक मेथड है सेपरेशन का। तो देखो, दोनों मेथड है सेपरेशन के, दोनों में पोर्स वाली चीज है, यानी कि छेद वाली चीज है, लेकिन दोनों में डिफरेंस देखो कितना है। इसमें हम क्या करते हैं, दोनों ही पदार्थ कैसे होते हैं, ठोस होते हैं, दोनों ही सूखे पदार्थ होते हैं या ठोस पदार्थ होते हैं। जैसे हम कर सकते हैं कि आटा और भूसे को अलग कर सकते हैं। इसके अलावा कोई अगर हमारे पास चीनी है और आटे का मिश्रण है, उसको अलग कर सकते हैं, चीनी अलग हो जाएगी, आटा अलग हो जाएगा। तो इस तरह जैसे रेत है और उसमें ग्रेवल्स है, ठीक है, पत्थर है, तो उसे हम अलग कर सकते हैं, रेत अलग कर सकते हैं छलनी से और पत्थर ऊपर ऊपर रह जाएंगे, ठीक है। तो दोनों कैसे होने चाहिए इस मेथड में, दोनों कैसे होने चाहिए, दोनों सॉलिड होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक सॉल्यूशन होना चाहिए, लेकिन कैसा सॉल्यूशन होना चाहिए, अघुलनशील होना चाहिए, घुलनशील नहीं होना चाहिए। यानी कि घुलनशील जैसे कि नमक और पानी का मिक्सचर है, ऐसा यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों सॉलिड होने चाहिए, जबकि यहाँ पर एक सॉलिड और एक लिक्विड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर सेपरेशन किया जाता है। तो किसी भी हम कह सकते हैं किसी भी फिल्टर पेपर की मदद से उस पर जब हम डालते हैं तो नीचे आ जाता है
लिक्विड जिसे हम फिल्ट्रेट कहते हैं, और ऊपर रह जाता है रेजिड्यू जिसे हम रेत कह रहे हैं। रेजिड्यू क्या है? रेत। क्लियर है? तो ये है हमारा क्वेश्चन, इसे आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आसवन क्या है और इसका उपयोग कब किया जाता है? तो अगला क्वेश्चन, आसवन एक ऐसी प्रक्रिया है जो द्रवों को उनके क्वथनांक के आधार पर अलग करती है। ठीक है, तो आसवन एक ऐसी प्रोसेस है जो द्रवों को क्या करती है? उनके क्वथनांक के आधार पर उनको अलग करती है। इसका उपयोग शुद्ध द्रव प्राप्त करने या किसी विशिष्ट घटक की सांद्रता बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग या तो शुद्ध द्रव प्राप्त करने के लिए किया जाता है या किसी विशिष्ट घटक की सांद्रता बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो आसवन अब आप समझ गए हैं, और कब इसका उपयोग किया जाता है ये भी आप समझ गए हैं। क्लियर है? इतना आप नोट कीजिए। चलिए, तो हो गया है आसवन डिस्टिलेशन। अगला है, पदार्थों का पृथक्करण क्यों आवश्यक है? ठीक है, अब ये एक अच्छा क्वेश्चन भी है कि हम पदार्थों को पृथक कर क्यों रहे हैं, है ना? ऐसे ही क्यों नहीं यूज कर रहे? जैसे हम कह रहे हैं कि हमने चाय को अलग किया, चाय पत्ती उससे अलग की, तो पृथक करना आवश्यक था, इसीलिए किया है ना। तो क्यों आवश्यक था? क्योंकि देखो, चाय की पत्ती हमारे लिए हानिकारक हो सकती है, या हम उसका उपयोग तो नहीं करेंगे, हानिकारक हो या ना हो, पर हमारे लिए कैसी है? अनुपयोगी है, उपयोगी तो नहीं है चाय की पत्ती, इसीलिए उसे छान करके, इसीलिए उसे अलग किया जाता है। और चाय जो हमारे लिए उपयोगी है, जिसे हमें ड्रिंक करना है, तो वो हम उसका हम उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि चावल से कंकड़ को अलग करना, तो ये भी पृथक्करण की एक विधि है। जब हम चावलों से कंकड़ को अलग करते हैं, हस्त चयन के माध्यम से, यानी कि हाथ से चयन करके हम कंकड़ को अलग करते हैं चावल से। तो ऐसा करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो चावल है वो हमारे लिए एक तो हानिकारक है और अनुपयोगी है। चावल हमारे लिए उपयोगी है क्योंकि उसे पका करके हमें भोजन के रूप में उसको लेना है। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर हम ये तो समझ गए कि आवश्यक क्यों है, ताकि हम क्या कर सके, जो अनुपयोगी कंपोनेंट है, जो अनुपयोगी अवयव है, उसे हटा सके किसी भी मिश्रण से। ठीक है, या ऐसे कंपोनेंट जो हमारे लिए हानिकारक है उन्हें हटा सके, ताकि हमें एक शुद्ध पदार्थ मिल सके और उपयोगी पदार्थ मिल सके। क्लियर है इतना? चलिए, तो वही है, अशुद्धियों को दूर करने, उपयोगी घटक प्राप्त करने या दैनिक जीवन या औद्योगिक प्रक्रियाओं में आगे उपयोग करने के लिए मिश्रण को अलग करने के लिए पृथक्करण आवश्यक है। तो वही जो हमने अभी पॉइंट्स के बारे में पढ़ा, वही यहाँ पर लिखा गया है कि हमें क्या करना है, अशुद्धियों को दूर करने के लिए पृथक्करण की आवश्यकता है ना। जो उपयोगी घटक है उन्हें प्राप्त करने के लिए कुछ पॉइंट यहाँ पर नहीं है, जैसे अनुपयोगी घटकों को हटाने के लिए, जो हानिकारक घटक हैं, जो हमारे लिए कैसे होते हैं, हानिकारक होते हैं, हार्मफुल हैं, उनको हटाने के लिए, इसलिए भी पृथक्करण आवश्यक है। क्लियर है इतना? चलो, तो इजी था ये वाला क्वेश्चन भी, इतना आप नोट कर लीजिए। चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमें मिश्रण के विभिन्न घटकों को अलग करने की आवश्यकता क्यों होती है? दो उदाहरण दीजिए। चलिए, तो अब हमने अभी पढ़ा है कि मिश्रणों को अलग करने की आवश्यकता क्यों होती है। आंसर
वही हम यहाँ पर भी लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें 2 उदाहरण भी देने हैं। चलिए तो इसे रीड करते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो वह मिश्रण बनाते हैं। जैसे हमने कहा A प्लस B प्लस C मिल गए, तो इन्होंने एक मिक्सचर बना दिया ABC। इसे जब हम अलग करेंगे तो ये हो जाएंगे A प्लस B प्लस C। ठीक है, चलो मिश्रण के घटकों को अलग कर देना चाहिए, क्योंकि कुछ घटक उपयोगी नहीं हो सकते, या मिश्रण के उपयोगी घटक को खराब कर सकते हैं, और जो उपयोगी घटक है उसको भी खराब कर सकते हैं कुछ घटक, इसीलिए आवश्यक है पृथक्करण करना। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को छलनी से तरल पदार्थ से अलग किया जाता है। दूसरा, गेहूं या चावल दालों से पत्थर के टुकड़े हाथ से निकालना। ठीक है, हाथ से चयन करके। तो ये वाली जो विधि है वो क्या है, हैंड पिकिंग। ये हैंड पिकिंग है, और इस वाली विधि को हम फिल्ट्रेशन कह सकते हैं। एक तरह का फिल्ट्रेशन ये है। ठीक है, क्या है फिल्ट्रेशन, या हम कह सकते हैं सीविंग। सीविंग भी यहाँ पर है, ये थोड़ा सीविंग जैसा भी है, लेकिन सीविंग में 2 ठोस पदार्थों को किया जाता है। तो यहाँ पर हम इसे अगर कहेंगे तो फिल्ट्रेशन ही कहेंगे। क्लियर है। चलो, तो ये 2 प्रोसेसेस का हमने यहाँ पर एग्जांपल दिया है। इसके अलावा आप और भी किसी प्रोसेस का एग्जांपल दे सकते हो। जैसे आप चर्निंग का एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, या हम कहें सेंट्रीफ्यूगेशन जिसे कहा जाता है, जहां पर हम क्रीम से क्या करते हैं, मक्खन को अलग करते हैं, बटर को अलग करते हैं। ठीक है, उसका मंथन करके जो हमारे पास डेंस लिक्विड होता है वो नीचे रह जाता है, और जो ये बटर है वो ऊपर फ्लोट करता है। क्लियर, तो उसे हम अलग कर लेते हैं इस मेथड से, चर्निंग या सेंट्रीफ्यूगेशन जिसे कहा जाता है। इसके अलावा आप बहुत सारे मेथड्स आप लिख सकते हैं, जैसे थ्रेसिंग है। ठीक है, थ्रेसिंग के अलावा विनोइंग एक और मेथड है, सीविंग है। हैंड पिकिंग तो हमने लिख लिया है यहाँ पर, हैंड पिकिंग भी एक मेथड है। इसके अलावा डिस्टिलेशन, सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन। ठीक है, तो ये सारे बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जिससे हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं। क्लियर है इतना। चलिए ये वाला क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनोइंग क्या है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। अब विनोइंग टेक्निक भी हमने पढ़ी थी, है ना, बहुत अच्छे से। तो ये हमने कुछ स्टेप में पढ़ी थी। जैसे हमने कहा सबसे पहले हार्वेस्टिंग होती है, हार्वेस्टिंग के बाद होती है थ्रेसिंग, थ्रेसिंग के बाद होती है विनोइंग। ठीक है, विनोइंग के बाद और जैसे सीविंग जैसी प्रोसेसेस होती हैं। ठीक है, पर मेन हमारे ये 3 प्रोसेसेस हैं। तो हार्वेस्टिंग भी है नहीं सिलेबस में, मतलब हार्वेस्टिंग कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है सेपरेशन की। हार्वेस्टिंग में तो बस हम क्या करते हैं, जो अनाज है, जो धान है, जब वो पक जाता है, तैयार हो जाती है फसल, तो उसकी कटाई करना, उसे ही हार्वेस्टिंग कहा जाता है। ठीक है, तो उसको हार्वेस्ट करना या कटाई करना हम कह सकते हैं। फिर थ्रेसिंग की टेक्निक हमें पता है क्या होती है। बात करते हैं विनोइंग की। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास विनोइंग पूछा गया है। तो थ्रेसिंग के बाद, थ्रेसिंग टेक्निक के बाद, थ्रेसिंग टेक्निक में क्या होता है कि डंठल से हम अनाज को अलग करते हैं। ठीक है, डंठल जो है उस पर अनाज रहता है कुछ इस तरीके से, है ना, अनाज के दाने रहते हैं डंठल पर, और इसे हम क्या करते हैं, तो इसे हम क्या करते हैं, डंठल से अनाज के दानों को अलग करते हैं। जब हम डंठल से अनाज के दाने अलग करते हैं, देखो हाथ से एक करके चयन करके तो हम करेंगे नहीं। कैसे करते हैं, गठरी बना दी जाती है, फिर उसे किसी हार्ड सरफेस पर पीटा जाता है, जिससे कि अनाज के जो दाने हैं वो अपने आप ही छटक कर जो है अलग हो जाते हैं डंठल से। ठीक है, चलो ये तो इजी है थ्रेसिंग का। अब थ्रेसिंग के बाद होता ये है कि जब हम थ्रेसिंग कर रहे हैं, उस टेक्निक में जो अनाज के आगे की ये डंठल है, जो इनके छोटे छोटे टुकड़े भी उसमें जाते हैं।
साथ साथ कुछ भूसा जैसे कण भी होता है, थोड़ा धूल मिट्टी, ये सारी बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं उस धान में, ठीक है, जो थ्रेसिंग के बाद इकट्ठा होता है। फिर थ्रेसिंग के बाद की जाती है विनोइंग टेक्निक, जिसमें ये जो हमने दानों को अलग किया था डंठल से, अब उसमें कई सारी इम्प्योरिटीज है, तो उन इम्प्योरिटीज को हटाया जाता है। अब हटाया कैसे जाएगा, अब इतना सारा गेहूं है, उसमें कई सारी इम्प्योरिटीज हैं, तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है एक एक करके छान करके अलग करना। तो इसे कैसे अलग किया जाता है, इसीलिए विनोइंग टेक्निक यूज की जाती है। अब क्या किया जाता है, थोड़ा ऊंचाई से, थोड़ा हाइट से ये जो धान है इसे किसी सूप से, किसी कंटेनर से नीचे की तरफ फेंका जाता है, हवा की प्रेजेंस में, जब हवा चल रही हो, ठीक है, जब पवन चल रही हो, यानी कि विंड हो थोड़ी बहुत, ठीक है, तो ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जाता है, जिससे कि जो भारी अनाज के कण है वो नीचे एक ढेर बना देते हैं, ठीक, और जो इम्प्योरिटीज हैं वो हल्की होती हैं और वो उड़ करके जो है अलग चली जाती है, किनारे की तरफ चली जाती है। तो ये होती है सिंपली विनोइंग टेक्निक। अब ये जो विनोइंग टेक्निक है ये या तो हम जो प्राकृतिक हवा है उससे कर सकते हैं, या हम ब्लो एयर की मदद से, यानी कि कोई आर्टिफिशियल टेक्निक की मदद से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो, या तो फिर इस टेक्निक को दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है कि जो अनाज है उसे ऊपर की तरफ काफी ऊपर उछाला जाता है, जिससे कि इम्प्योरिटीज अलग हो जाती हैं और अनाज के दाने एक जगह पर गिरते हैं, फिर उन्हें इकट्ठा करके आगे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए भेजा जाता है, ठीक है। चलो, तो मिश्रण के घटकों को अलग करने की विधि को विनोइंग कहते हैं। इस विधि में मिश्रण के भारी और हल्के घटकों को हवा या हवा के झोंके से अलग किया जाता है। भारी और हल्के घटकों को, तो भारी घटक कौन से होते हैं, जो हमारे अन्न के बीज होते हैं, जैसे हम गेहूं की बात करें तो गेहूं है, चावल है, ठीक है, तो ये जो हमारा अनाज है। और हल्के घटक कौन से होते हैं, जो हमारी इम्प्योरिटीज है, यानी कि अशुद्धियां हैं वो। इस विधि का उपयोग करके किसान अनाज के भारी बीजों से हल्के भूसे के कणों को अलग करने के लिए करते हैं। तो इस विधि का उपयोग किसान करते हैं हल्के भूसे में से भारी अनाज के कणों को अलग करने के लिए, यानी कि भारी अनाज के कण जो है वो नीचे की तरफ आ जाते हैं, एक हीप बना देते हैं, यानी कि ढेर बना देते हैं, और हल्के जो कण है वो किनारे की तरफ चले जाते हैं। क्लियर है, चलिए नोट कीजिए इतना। चलिए, तो विनोइंग टेक्निक भी कर लिया हमने क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है, आप रेत और पानी के मिश्रण सॉरी आप रेत और पानी को उसके मिश्रण से कैसे अलग करेंगे। तो कैसे आप अलग करेंगे, तो इसकी जो विधि है वो हम लिखते हैं। अब हमें क्या करना है, कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं जिससे कि हम रेत और पानी के मिश्रण को अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब वो क्या है, मिश्रण को बिना किसी गड़बड़ी के रखा रहने दिया जाता है। अब हमें उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करना है, ऐसे ही उसको रख देना है। फिर क्या होता है, अब रेत नीचे बैठ जाइए। अब रेत क्या है, ज्यादा डेंसर है, ठीक है, तो वो नीचे की तरफ बैठ जाती है, भारी है ना रेत क्योंकि, ठीक है। अब तल में रेत प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे पानी को दूसरे बर्तन में डालें। अब धीरे धीरे हमें क्या करना है, पानी को हमें क्या करना है, एक बीकर लेना है, इसमें रेत और पानी का मिक्सचर डालना है, ठीक है। चलो, डाल दिया। अब हमें इस कुछ टाइम के लिए इसे सेटल होने देना है। अब कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जो रेत है वो नीचे सेटल हो जाएगी और पानी पूरा अलग हमें दिखेगा, ठीक है, दो पार्ट्स में ये डिवाइड हमें दिखेगा, कुछ इस तरीके से ये हमें दिखेगा डिवाइड होते हुए। मान लो ये रेत है, मान लो ये क्या है, रेत है, और ये पानी है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये हमें दिखेगा। अब हमें क्या करना है, इसे किसी दूसरे कंटेनर में उड़ेल देना है। लेकिन जब हम इसे किसी दूसरे कंटेनर में डालेंगे तो ये हमें बहुत ही सावधानी से ये करना है, ठीक है। तो
डालेंगे तो बहुत ही सावधानी से हमें इसे करना है। इस तरीके से यहाँ पे पानी जमा होगा। तो इस तरीके से ये कुछ प्रोसेस होगी, ठीक है। इस तरीके से ये प्रोसेस होगी और हम जो है रेत को पानी से अलग कर सकते हैं। अच्छा, और भी मेथड्स हैं जिससे हम कर सकते हैं, फिलहाल ये वाला मेथड भी है, ठीक है। और भी आप मेथड आप ढूंढ करके खुद से लिख सकते हो, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या गेहूं के आटे में मिली चीनी को अलग करना संभव है? अगर हाँ तो आप यह कैसे करेंगे? चलो तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। चलो तो कैसे अलग करेंगे हम? चीनी और गेहूं के आटे को पानी में मिलाना है, फिर चीनी को घुलने देने के लिए घोल को हमें हिला लेना है। अब मिश्रण को छान लेना है। निस्यंद में चीनी का घोल होगा तथा अवशेष गेहूं का आटा होगा। तो सिंपल सी प्रोसेस है, आप आसानी से कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप गंदे पानी के नमूने से साफ पानी कैसे प्राप्त करेंगे? ठीक है, तो कोई आप गंदा पानी दिया गया है, आपको उससे साफ पानी प्राप्त करना है, तो कैसे प्राप्त करेंगे? तो देखो, आप गंदे पानी को, जो पानी है उसको स्टेबल होने दोगे, उसको डिस्टर्ब ना करके कुछ समय के लिए वैसे ही छोड़ दोगे, तो आप क्या देखोगे, उसमें जो गंदगी होगी, है ना, इम्प्योरिटीज होंगी, वो नीचे की तरफ बैठ जाएंगी, पानी ऊपर रहेगा। फिर आप उसको किसी दूसरे बर्तन में डाल डाल दोगे। इस तरीके से आप सेपरेट कर लोगे, जैसे हमने पहले भी किया है ऐसा क्वेश्चन एक। चलो तो अब रिक्त स्थान भरना है। चलो तो यहाँ पर आप इसे खुद से भी कर सकते हैं। तो चलो, पहला, धान के बीजों को उसके डंठलों से अलग करने की विधि को डैश कहा जाता है। तो इसे सिंपली थ्रेसिंग कहा जाता है, तो आपको थ्रेसिंग यहाँ पर लिख लेना है। अगला है, जब उबलने के बाद ठंडा हुआ दूध कपड़े पर डाला जाता है तो मलाई उस पर रह जाती है। दूध से मलाई अलग करने की यह प्रक्रिया डैश का एक उदाहरण है। तो चलिए, तो ये आपके लिए है होमवर्क। ये आपको खुद से करके लाने ये क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। जो भी हमने अभी टेक्निक्स पढ़ी है उनसे ही आपको यहाँ पर जो है ये फिल करना है। क्लियर है इतना? चलिए तो आप इसे खुद से कीजिए, इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलिए तो यहाँ पर देख लो, धान के बीजों को अलग करने की जो प्रोसेस है उसको तो हम थ्रेसिंग कहते हैं, ये हमको पता है कि डंठल से जब अलग किया जाता है। अगला है, जब उबलने के बाद ठंडा दूध कपड़े पर डाला जाता है तो मलाई उस पर रह जाती है। तो सिंपल, हमने कहा कि ये हमने कोई कंटेनर लिया है, उसके ऊपर क्या रखा है, एक कपड़ा हमने डाला हुआ है, ठीक है। इस कपड़े के थ्रू हम क्या करें, यहाँ से दूध डाल रहे हैं। अब मलाई ऊपर रह जाएगी, दूध नीचे आ जाएगा, तो हुआ कौन सी प्रोसेस है ये? जहां पर ये जो बीच में कपड़ा है वो सिर्फ दूध को पास होने दे रहा है, मलाई को ऊपर रख रहा है, तो आप कर लोगे आसानी से। ये प्रोसेस है फिल्ट्रेशन। नमक समुद्री जल से प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो नमक को कैसे हम प्राप्त करते हैं समुद्री जल से? तो देखो, ये समुद्र का जल है, मान लो इस कंटेनर में क्या है, समुद्र का जल है। तो कैसे इससे नमक मिलेगा? अब हम जानते हैं समुद्र का जो जल होता है वो कैसा होता है, खारा होता है, यानी कि सॉल्टी होता है, ठीक है। तो नमक प्राप्त कैसे करेंगे? सन की रेज इसमें आती हैं, गिरेंगी, जिससे इस पे जो पानी है वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। पानी इवेपोरेट हो जाएगा, धीरे धीरे करके सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा और नीचे सिर्फ नमक बच जाएगा।
तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। लास्ट क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। जब एक बाल्टी में रेत भर गंदा पानी रखा गया तो अशुद्धियां नीचे बैठ गई। ठीक है, एक बाल्टी हमने ली, मान लो ये एक बाल्टी है, ठीक है, इस बाल्टी में हमने रेत भर के गंदा पानी रखा। अब हमने क्या देखा, इसमें जो ये गंदगी थी, अशुद्धियां थी, वो नीचे की तरफ बैठ गई हैं। फिर ऊपर से साफ पानी डाला गया। इस उदाहरण में प्रयुक्त पृथक्करण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फिर ऊपर से जो साफ पानी था, इसको हमने किसी दूसरे कंटेनर में डाल दिया। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है इसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर दो प्रोसेस हुई है, एक हुई है सेडिमेंटेशन और एक हुई जब हमने इसको दूसरे कंटेनर में उड़ेला है, तो ये प्रोसेस हुई है डिकैंटेशन। तो दो प्रोसेसेस यहाँ पर हुई है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और बाद में आप इसे सॉल्व कर लेंगे। हेलो, चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।